हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम दहेज निषेध अधिनियम करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार 2017 में पूछे गए थे। तो ये टॉपिक जो है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम इसी को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा टॉपिक ध्यान से समझ लीजिएगा। पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सारे ही प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम पारित कब हुआ। दहेज निषेध अधिनियम पारित कब हुआ, मतलब इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली और ये लागू कब हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूछ रहे क्या रहे हैं, दहेज निषेध अधिनियम पारित कब हुआ। दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था 20 मई 1961 को। कब पारित हुआ था? 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था। पारित कब हुआ था? 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था। ऐसे कह दो, जुलाई में क्या आता है? लाई। तो ऐसे याद कर लो कि लाई दहेज लाई, बहू दहेज लाई, दहेज से ही याद दहेज निषेध अधिनियम है। तो 1 जुलाई 1961 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था और 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था। याद रखना, 20 मई 1961 को पारित और 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था और ये संपूर्ण भारत में लागू है। और पहले ये जब ये लागू हुआ था 1961 में, तब ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 9 अगस्त 2019 के बाद से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। ठीक है, इसमें बात की जाए इसमें धाराओं की, तो इसमें 10 धाराएं हैं। छोटा सा अधिनियम है, बहुत सरल तरीके से आपको सारा अधिनियम जो है समझ में आ जाएगा। कितनी इसमें धाराएं हैं? धाराएं 10 हैं। 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था और 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था। 20 मई 1961 पारित और 1 जुलाई 1961। देखो, पढ़ सब लोग ही, याद रखना बहुत मुश्किल बात होती है। याद रखना लंबे समय तक, इतने सारे अधिनियम है, इतनी सारी धाराएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, सारी की डेट याद रखना है, वर्ष याद रखना है। यही तो इसलिए ट्रिक बना के कर लिया करो, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम लागू कब हुआ? अभी हमने पढ़ा कि 20 मई 1961 को तो पारित हुआ था और लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ। अगला है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में टोटल कितनी धाराएं हैं? दहेज निषेध अधिनियम में टोटल 10 धाराएं हैं। 10 धाराएं ये कहती हैं कि इसमें उद्देश्य क्या है? दहेज लेना और दहेज देना। दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है, दोनों ही को अपराध बनाया गया। चाहे जो दहेज लेगा उसे भी सज़ा मिलेगी, जो दहेज देगा उसे भी सज़ा मिलेगी। इसमें अपराध में कम से कम 6 माह की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना कम से कम तो देना ही पड़ता है। उससे ज़्यादा अधिक उनका विवेक है न्यायालय का, लेकिन 6 माह तो कम से कम सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना तो जो है मिनिमम इसके अंतर्गत दिया ही जाता है। 6 माह की सज़ा और 10,000 का जुर्माना इसके अंतर्गत दिया जाता है। अगला है, एक उद्योगपति ने एक विज्ञापन छपवाया कि जो कोई उसकी अंधी पुत्री से विवाह करेगा उसकी संपत्ति का आधा भाग उसको दिया जाएगा। क्या उसने कोई अपराध किया है? बिल्कुल किया है, क्योंकि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4A क्या कहती है कि कोई भी विज्ञापन के द्वारा या कोई भी मीडिया के द्वारा अगर दहेज की मांग करेगा, दहेज का प्रचार प्रसार करेगा, तो उसको सज़ा दी जाएगी। विज्ञापन के जरिए भी कोई प्रचार प्रसार करेगा तो उसको भी सज़ा दी जाएगी। कम से कम 15,000 रुपये, 5 साल की सज़ा इसमें बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दहेज विज्ञापन के द्वारा करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। याद रखना है किसके तहत? धारा 4 के तहत। धारा 4 के तहत बोला है कि किसी व्यक्ति को विज्ञापन के जरिए अगर दहेज की पेशकश करता है या कोई व्यक्ति किसी समाचार पत्र में अपने बच्चे या किसी रिश्तेदार के लिए ये बोलता है कि हमें लड़के की ज़रूरत है, लड़की की ज़रूरत है और इसके लिए हम अगर हमारी कोई लड़की से शादी करेगा या हमारे कोई लड़के से शादी करेगा तो वो उसकी संपत्ति का मालिक होगा, तो उसके तहत वो 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा पा सकता है। कितने से? 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा पा सकता है और करीब 15,000 तक जुर्माना उससे ले सकता है। 15,000 तक जुर्माना उससे ले सकता है। मिनिमम 10,000 और 15,000 तक का जुर्माना ले सकता है और 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। कितनी? 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। अदालत चाहे तो विशेष कारणों से 6 महीने से कम की जेल भी कर सकती है, पर वो कोई विशेष कारण रहेंगे तब कर सकते हैं। तो विज्ञापन द्वारा अगर दहेज की पेशकश की जाती है, दहेज मांगा या लिया या दिया, इसकी बातें की जाती है,
तो कितनी सज़ा दी जाती है इसके तहत? इसके तहत कितनी सज़ा दी जाती है? 6 माह से कम नहीं और 5 साल तक और 15,000 तक का जुर्माना इसमें दिया जाता है। अगला है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज के संबंध में कितनी स्थितियां वर्णित है? तो दहेज के संबंध में 3 स्थितियां वर्णित हैं। दहेज के संबंध में कितनी स्थितियां वर्णित है? 3 स्थितियां वर्णित है। कैसे? एक तो शादी से पहले दहेज की मांग की हो। एक क्या की हो? शादी के पहले दहेज की मांग की हो। दूसरी शादी के दौरान की हो। दूसरी जब विवाह हो रहा हो उस दौरान की हो। और तीसरी होती है शादी के बाद की हो। तीसरी क्या होती है? शादी के बाद की हो। तो ये 3 स्थितियां ऐसी होती हैं जो दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार वर्णित की गई हैं। ये तीनों स्थितियां शादी के पहले, शादी के दौरान और शादी के बाद, ये तीनों स्थितियां दहेज संबंधित अधिनियम को वर्णित करती हैं कि दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार कि शादी के पहले, शादी के दौरान और शादी के बाद शादी दहेज से संबंधित दहेज अगर शादी के पहले लिया जाता है तो भी वो दहेज ही कहलाएगा। दहेज शादी के दौरान लिया जाता है तो भी वो दहेज कहलाएगा और शादी के बाद लिया जाता है तो भी वो दहेज कहलाएगा। यदि शादी के पहले लिया जाता है तो उसके शादी के बाद उस शादी जिस दिन से शादी होगी उसको 3 महीने के अंदर अंदर उसको वापस करना रहता है। और शादी के दौरान भी किया जाता है तो भी उसको 3 महीने के अंदर अंदर वापस करना रहता है। और शादी के बाद भी जिस जिस दिन पता चलता है, जिस दिन भी ये केस दायर होता है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो होता है दहेज को वापस करना रहता है। तो दहेज वापस करने की अवधि कितनी है? 3 महीने है दहेज को वापस करने की अवधि मिनिमम। और कितनी स्थितियां दहेज निषेध अधिनियम में वर्णित की गई हैं? 3 स्थितियां दहेज निषेध अधिनियम में वर्णित की गई हैं। अगला है दहेज निषेध अधिनियम में धारा 3-4 के उल्लंघन में सबूत का भार किस पे? ये धारा 3-4 किस बारे में बताती है? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो धारा 3 बोलती है दहेज लेने या दहेज देने वालों के लिए दंड। धारा 3 क्या बोलती है? जो दहेज को क्या करेगा? जो दहेज को लेगा या जो दहेज को देगा, दहेज लेने या देने वालों के लिए जो दंड की बात करती है वो कौन करती है? धारा 3 करती है। धारा 4 क्या कहती है? दहेज मांगने के लिए दंड। धारा 4 क्या कहती है? जो भी दहेज मांगता है तो दहेज मांगने के लिए जो दंड की बात कहती है वो धारा 4 बोलती है। धारा 4 जो व्यक्ति दहेज मांगता है वो उसके लिए धारा 4 में दंड की बात की गई है। और जो दहेज लेता देता है उसके लिए धारा 3 में बात की गई है। धारा 3 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद दहेज देता है या लेता है तो उसे कम से कम उसे 5 साल की जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है। कम से कम 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। और शादी के समय बिना मांग किए गए उपहारों पर ये दंड लागू नहीं होता। ये भी ध्यान रखना है। क्या शादी हुई है, माँ बाप अपनी मर्जी से गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं तो उन पर ये नियम जो होते हैं प्रभावी नहीं होते हैं। धारा 4 क्या कहती है कि दहेज लिया दिया नहीं है, केवल मांगा है। केवल मांगने के लिए जो दंड धारा होती है वो धारा 4 होती है। इसके तहत क्या होता है? कम से कम 6 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। धारा 4 में क्या होता है कि मांगा जाता है, दहेज 3 में लिया और दिया जाता है, जिसके तहत लिए और देने में क्या होता है? कम से कम क्या होती है? 5 साल की सज़ा और 15,000 जुर्माना। जबकि मांगेगा अगर दहेज को, तो दहेज मांगेगा तो 6 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना इसमें दिया जाता है। किसमें? धारा 4 में। अब यहाँ आप क्या बोल रहे हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के धारा 3-4 के उल्लंघन में सबूत का भार किस पे है? सबूत की बात की जा रही है। सबूत का भार, सबूत का मतलब होता है कि अब किसी पे इल्ज़ाम लग गया है कि उसने घटना की है, लेकिन अब उसको क्या बोलते हैं, अब उसके पास सबूत है कि हमने तो ये नहीं किया है, हमने तो दहेज नहीं मांगा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा कि जो धारा 3 के अंतर्गत जिस पर इल्ज़ाम लगाया होगा वो आके सबूत देंगे कि हमने ये नहीं किया है। तो ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि ये सबूत का भार किस पर है? तो ये उस पर है सबूत का भार जो ये कहता है कि हमने ना दहेज लिया है, ना मांगा है, ना दिया है। ठीक है, जो ये कहता है वो सबूत पेश करके इस सज़ा से बच सकता है।
अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध का संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महानगर मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, दोनों में से कोई भी। तो मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और महानगर मजिस्ट्रेट, ये ए और डी इसका आंसर होगा। महानगर मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी के होंगे वो इसका संज्ञान ले सकेंगे। जो महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं ये वहाँ पर होते हैं जहाँ 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। ये धारा 10(7) के अकॉर्डिंग होती है। धारा 7 में बोला गया है कि अपराधों का जो संज्ञान लिया जाएगा वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होगा। किसी भी निचली अदालत में दहेज के खिलाफ सुनवाई नहीं होगी। निचली अदालत में कभी भी दहेज के खिलाफ सुनवाई नहीं की जाएगी। और दहेज से जुड़े अपराधों पर संज्ञान कैसे हो सकता है? या तो पुलिस रिपोर्ट हो, मतलब पुलिस रिपोर्ट हो कि दहेज लिया है, दिया है, या कहीं से भी जानकारी आई हो। अपराध से पीड़ित व्यक्ति जिस लड़की के परिवार से दहेज लिया वो लड़की खुद कहे या उसके माँ बाप कहे। दहेज से जुड़े जो संगठन होते हैं वो अगर कहते हैं कि दहेज लिया हुआ है तो ये जो मजिस्ट्रेट है, महानगर मजिस्ट्रेट है या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट है, इसके अंतर्गत जो है इसको शिकायत को लेकर और इस पर कार्रवाई शुरू करना स्टार्ट करते हैं। तो अपराध का संज्ञान कौन लेता है? महानगर मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मोस्टली अधिनियम आपको यूट्यूब पर भी करवाए हैं एमसीक्यू रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही अधिनियम, इसलिए आप लोग सारे ही लोग जो हैं इस अधिनियम को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013, खाद्य संरक्षण अधिनियम, ये सारे अधिनियम मैंने करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अधिनियम की मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना दी अलग से, उसमें सारे अधिनियम के एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा लेकिन अगर आप अधिनियम चाहते हैं, धाराएं ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं, उनकी डेट ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं, सारे अधिनियम का एमसीक्यू आप एक साथ पाना चाहते हैं, या सारे अधिनियम की थ्योरी बहुत ईजी लैंग्वेज में, जैसे कि आप गूगल पे देखेंगे तो गूगल पे बहुत कठिन बनी होती है, लेकिन हमारे यहाँ थ्योरी बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में मिलती है। तो अगर आप सारे अधिनियम की ये सारी चाहते, इसके अलावा और भी जितने भी पूरा सिलेबस के जो चारों सेक्शन हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं, डेली बहुत हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रोज़ टेस्ट देना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए। उसका चार्ज 799 है। वहाँ पर आपको सारे ही फैक्ट मिल जाएंगे, सारा डाटा मिल जाएगा, सारी PDF मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और वीडियो लेक्चर्स भी ट्रिक द्वारा मिलेंगे ताकि आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो पाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विवाह के दौरान दिया गया भेंट जो है वो दहेज है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। पक्षकार नातेदार दहेज मांगता है जो दंडनीय नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई पक्षकार भी दहेज मांगेगा तो वो भी दंडनीय होगा। यदि नातेदार भेंट करता है रूढ़िगत तरीके से परंतु अपनी आर्थिक सार्थकता से अधिक दहेज है तो वो क्या कहेगा? ये भी दहेज की श्रेणी में आएगा। ये केवल चौथा वाला जो होगा वो सही होगा और बाकी के जो होंगे वो गलत होंगे। यदि कोई नातेदार भेंट करता है लेकिन उसकी असमर्थता से ज़्यादा उसको भेंट करना रहेगा तो वो दहेज की श्रेणी में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दहेज मांग सकता है? कोई नहीं। माता पिता, संरक्षक या नातेदार, कोई भी दहेज नहीं मांग सकता। किसी को भी दहेज मांगने का अधिकार नहीं है। ना माता मांग सकती है, ना पिता मांग सकता है, ना खुद बर मांग सकता है। कोई भी दहेज नहीं मांग सकता है। ये दहेज मांगना क्या होगा? कोई नहीं मांग सकता है, शून्य होगा। दहेज किसके द्वारा दिया जा सकता है? केवल वर पक्ष द्वारा, केवल वधू पक्ष द्वारा, केवल वर पक्ष द्वारा, दोनों पक्षमार में से कोई भी नहीं। दहेज किसी के द्वारा नहीं दिया जा सकता। ना तो वर पक्ष ले सकता है, ना वधू पक्ष ले सकती है। अधिकार किसी को भी नहीं दिया है दहेज लेने देने का। ना वर वधू के लिए किसी जनजातियों में वधू मूल्य भी दिया जाता है, तो ये भी दहेज के अंतर्गत ही आता है, जिसके लिए प्रथाएं भी, इसको बंद करवाने के लिए सरकार कई प्रथाएं भी चला रही है। तो दहेज ना तो वर पक्ष द्वारा होता है ना वधू पक्ष द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान किस पर लिया जाएगा? कौन संज्ञान देगा? जिस पर जो पुलिस अधिकारी है वो जिस पर रिपोर्ट लिखेगा, जिस पर कार्यवाही करेगा, किसके संज्ञान पर, किसकी जानकारी देने पर करेगा? कोई भी सूचना मिलने पर करेगा,
पुलिस रिपोर्ट पे करेगा या परिवार मतलब कहीं से भी किसी परिवार से शिकायत आ रही हो, कोई मामला आया हो तो उसके अनुसार करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान जो है इनमें से किसी के भी द्वारा लिया जा सकता है। कोई भी आकर अगर किसी के भी कोई भी इनमें से आकर अगर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाता है या कहीं से भी जानकारी मिलती है या कोई भी जो दहेज निरोधक संगठन होते हैं वहाँ से जानकारी मिलती है, तो वो दहेज जो लिया दिया होता है उसके खिलाफ कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान का वर्णन किस धारा में किया है? संज्ञान का वर्णन धारा 7 में किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के एमसीक्यू मिलते रहेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। बहुत मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आना है, करंट अपडेटेड हैं, तो ये सारे आपको यहाँ पे निःशुल्क मिल जाएंगे रील के द्वारा। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ वापस आ जाइए, लेकिन एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका व्हाट्सअप मेरे पास सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, आपको उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है। दुष्प्रेरित मतलब होता है यदि किसी को प्रेरित करता है कि हमको दहेज देना पड़ेगा, दहेज के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो उसको कितने की सज़ा मिलती है? देखो, दहेज लेना, दहेज देना, दहेज के लिए दुष्प्रेरित करना, इन सब के लिए जो सज़ा होती है वो कम से कम 5 वर्ष की रहेगी। जो दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा उसे कम से कम कितनी सज़ा मिलेगी? उसे कम से कम 5 वर्ष की सज़ा मिलेगी। इसके अलावा जो दहेज मांगता है, मांग करने वाले को 6 माह की सज़ा मिलेगी कम से कम। वो जो दहेज देगा उसको कम से कम 5 साल की सज़ा मिलेगी। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का जो क्रमांक है वो कौन सा? मतलब ये जो अधिनियम आया था वो किस क्रमांक का अधिनियम आया था? 32वां था, 46वां था, 25वां था या 28वां था? ये 28वां क्रमांक था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कौन से क्रमांक का अधिनियम है? 28वें क्रमांक का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद भी, यदि सरकार ने मतलब मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया है कि आपको दहेज लौटाना है और उसके बाद भी दहेज नहीं लौटाता है, आदेश का उल्लंघन करता है, तो क्या होगा? न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा, वसूला नहीं जाएगा, कलेक्टर द्वारा वसूला जाएगा। तो न्यायालय इसको जुर्माने की तरह वसूलेगा। किस तरह वसूलेगा? न्यायालय इसको जुर्माने की तरह वसूलेगा। कैसे वसूलेगा? न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद भी असफल होता है दहेज लौटाने में, दहेज को नहीं लौटा पाता है, तो उसको न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा। कैसे? जुर्माने के द्वारा इसको वसूला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद, ये अपन ने पढ़ लिया है, न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है? ये दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन हुआ था, उसके बाद धारा 4 के जोड़ी गई है। और धारा 4 के क्या बोलती है कि कोई भी दहेज विज्ञापन के द्वारा दहेज को ना मांग सकता है, ना ही विज्ञापन के जरिए बता सकता है कि हमें हमारे लड़के की शादी करनी है, हमें हमारी लड़की की शादी करनी है। ऐसा विज्ञापन के द्वारा नहीं बता सकता। अगर बताएगा तो उसे कम से कम जो 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा होगी और 15,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा और करीब 15,000 रुपये तक का जुर्माना इसको देना पड़ेगा, जो विज्ञापन द्वारा दहेज की मांग करेगा। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज लेने या देने की बात किस धारा में की गई है? धारा 3 में बात की गई है दहेज लेने या देने की। इसमें बोला गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेने देने के लिए उकसाता है या दहेज को लेता देता है तो उसे कितनी सज़ा मिलेगी? उसे कम से कम 5 साल की सज़ा मिलेगी और कम से कम 50,000 रुपये का 50,000 रुपये या जो भी दहेज की रकम होगी वो उससे भी जो भी ज़्यादा हो, दहेज की रकम और 15,000 रुपये का जुर्माना। दहेज की रकम तो देना ही पड़ेगा, साथ में ये जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है।
इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि ये बात यहाँ पे गौर बहुत ज़्यादा मेंशन करके कही गई है कि यदि शादी के दौरान कोई उपहार दिया जाता है लड़की पक्ष द्वारा या लड़के पक्ष द्वारा, तो उसको दहेज की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। अगला है दहेज प्रतिशत अधिनियम में दहेज मांगने पर कितनी शास्ति। शास्ति का मतलब होता है पेनाल्टी। पेनाल्टी मतलब होता है दंड। तो दहेज प्रतिशत अधिनियम में दहेज मांगने पर कितनी शास्ति है या पेनाल्टी है, तो कम से कम 6 माह या 2 वर्ष, तो ये तो नहीं होगा। जुर्माना 10,000, मांगने की बात की है, हाँ मांगेगी तो 6 माह से हो सकती है, कम से कम 6 माह हो सकती है। जुर्माना 10,000 हो सकता है, और ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। केवल दहेज मांग रहा है, केवल दहेज मांग रहा है, दहेज लेना देना नहीं कर रहा है। धारा 4 के अंतर्गत इसकी बात किस में की गई है, धारा 4 में की गई है। अगर धारा 4 के अंतर्गत कोई दहेज मांगता है या दहेज लेता देता है धारा 4 के अंतर्गत, तो धारा 4 के अंतर्गत केवल दहेज मांगता है तो उसको कम से कम 6 महीने की सज़ा दी जाती है, और 6 महीने से ये 2 साल तक की भी हो सकती है। इसके साथ साथ 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। अदालत चाहे तो इसकी सज़ा को कम भी कर सकती है अपने विवेक के अनुसार। तो दहेज प्रतिशत अधिनियम दहेज मांगने का वर्णन किस धारा में, धारा 4 में है। कितने साल की सज़ा हो सकती है इसमें, तो 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। 15,000 रुपये तक का जुर्माना इसके अंतर्गत दिया जा सकता है। अगला फ्रेंड्स, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है, देख सकते हैं आप। इसमें 40 दिनों का ये टारगेट रखा हुआ है, इसमें हम सब कुछ कराने वाले हैं। अभी हम सारे अधिनियम जो भी टॉपिक है, वैक्सीनेशन है, कुपोषण है, गर्भवती महिला है, प्रसव है, बाल देखरेख संस्थाएं हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, खाद्य आयोग है, मातृत्व लाभ अधिनियम है, प्रसव पूर्व लिंग तकनीक अधिनियम है, ये सारे जो अधिनियम है वो सारे करवा रहे हैं हम। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की योजना हो, चाहे पंचायत विभाग की योजना हो, ये सारा हम सब कुछ करवा रहे हैं। तो ये सारा टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोई भी एप्लीकेशन पे कुछ नहीं पढ़ाते हैं। हमारा जो भी तैयारी होती है वो सारी होती है व्हाट्सएप पर, एक तो व्हाट्सएप पर और होती है टेलीग्राम पर। डेली आपको टेस्ट देने मिलता है, डेली आप यहाँ पे टेस्ट देते हैं। 100 से 150 क्वेश्चन आप रोज़ाना जब प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ाना ट्रिक द्वारा आप जब वीडियो पढ़ेंगे, ट्रिक द्वारा हम वीडियो करवाते हैं। हर टॉपिक की आपको एमसीक्यू उपलब्ध कराते हैं, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलते हैं, टॉपिक वाइज आपको थ्योरी मिलती है। हर टॉपिक की पूरा सिलेबस जो होता है बहुत ईजी लैंग्वेज में डिकोड किया गया है। हर टॉपिक को बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम ही आप पढ़ रहे हैं तो हमने इसको पहले ट्रिक द्वारा इसकी पहले थ्योरी इसको पढ़ाई है, इसकी थ्योरी की पीडीएफ उपलब्ध कराई है, उसका वीडियो उपलब्ध कराया है, अब इसके एमसीक्यू उपलब्ध करा दिए हैं। तो इस प्रकार से हर जो अधिनियम है, कम से कम 15-20 अधिनियम हैं, सारे के सारे हमने अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे अधिनियम मिल जाएंगे, सारे की थ्योरी पीडीएफ मिल जाएगी, सारे की थ्योरी एमसीक्यू मिल जाएंगे, ट्रिक वीडियो मिल जाएगी, जिससे ईजिली आपको सारे अधिनियम याद हो जाएंगे। ये तो अधिनियम की बात हुई। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक चलने वाला है वो है योजना। योजना भी हम बहुत शानदार तरीके से हर योजना की डेट जो है वो ट्रिक द्वारा याद कराने वाले हैं। सारी योजनाएं आपको ट्रिक द्वारा याद हो जाएंगी, सारे फैक्ट आपको ट्रिक द्वारा याद हो जाएंगे, और फिर आपको वो ट्रिक द्वारा याद कर लेंगे तो आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो और हजारों एमसीक्यू, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे प्रसव हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे मानव के रोग हो, चाहे विटामिन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, कुछ भी हो, सारे ही टॉपिक हम बहुत इजी लैंग्वेज में करा रहे हैं। और सारों का फरवरी से जो हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी 20-25 दिन की, उसमें हम सारे एक्स्ट्रा फैक्ट, सारे एडवांस लेवल के एमसीक्यू व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कराते हैं। रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होता है। जो लोग रात को 10 बजे नहीं दे पाते हैं वो दिन में 4 बजे दे सकते हैं। जैसे ही आपको इसका जो पेमेंट है वो 799 है। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमको आपका हम जीतेंगे बैच लेना है। आप जैसे ही हम आपको पेमेंट नंबर देते हैं, आपका जैसे ही हमारे पास पेमेंट आता है हम आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप और 1 व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेते हैं। 2 टेलीग्राम ग्रुप में एक जो टेलीग्राम ग्रुप रहता है वो टेस्ट का होता है, जिसमें एक टाइमर लगा के, जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में आप कंप्यूटर पर टेस्ट देते हो, जिस तरह से टेस्ट होता है वैसे ही यहाँ पर भी टेस्ट होता है। टेलीग्राम पर टाइमर लगा के टेस्ट होता है, 10 बजे से स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो नहीं दे पाते 4 बजे होता है। और एक जो टेलीग्राम ग्रुप मिलता है वो पीडीएफ के लिए रहता है, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, पीडीएफ होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ के द्वारा गैलरी में फ़ोटोज़ सेव करवाए जाते हैं जिनसे भी हम याद कराते। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी
24/7 व्हाट्सएप पर तैयारी करवाते हैं। व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं। व्हाट्सएप पर फैक्ट भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप पर तैयारी होती है टेस्ट के पहले, टेस्ट से पहले, प्रैक्टिस से पहले, मतलब एग्ज़ाम से पहले टेस्ट भी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, ताकि आपके वो क्वेश्चन जो होते हैं वो पक्के हो जाएं। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक जो है तैयार करवाया जाता है। तो अगर आप इस ऐसे ही ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैंने बताया इसमें क्या क्या मिलेगा। इसके अलावा इसकी टेलीग्राम ग्रुप कैसे मिलता है, कैसे आप टेलीग्राम में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको ज्वाइन करने पर मिलेगा टेलीग्राम, वो कैसा मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हम हमारे टेलीग्राम बैच पे चले गए। ये नाम देखिए, हम जीतेंगे बैच टेलीग्राम नाम है। ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा सर्च करने पे, क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करके बोलते हैं मिल नहीं रहा है। तो पब्लिक ग्रुप महिला सुपरवाइज़र के नाम से, जिसमें सभी लोग ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट है। इसमें केवल मैं ही आपको जोड़ सकती हूँ, और ये मैं तब आपको जोड़ूंगी जब आपका पेमेंट आएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, जैसे कि आज का जो टॉपिक है, हमने ये जो वीडियो में ये देखो गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व तकनीक पढ़ाया है। ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाया है। इसकी पहले हमने ये पीडीएफ दे दी है। देखो, गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व तकनीक की हमने पीडीएफ दे दी है, और फिर हमने उसको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाया है। इसके अलावा ये मैंने एमटीपी एक्ट और मातृत्व लाभ अधिनियम, ये दोनों को समझाया है। मातृत्व लाभ अधिनियम जो आया था 1961 में, जिसमें संशोधन हुआ था 2017 में। इसके अलावा जो एमटीपी एक्ट है 1971 का, ये सारे ही फैक्ट हमने यहाँ पे इसमें पहले मैंने इसकी वीडियो आप लोगों को पहले मैंने आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी थी, फिर इसका वीडियो बनाया था। ये महिला आयोग अधिनियम का भी, महिला आयोग जो अधिनियम है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। ये देखिए, मध्य प्रदेश महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अंतर्गत आपको खाद्य आयोग भी मिल जाएगा। ये सारे देखो कब आया था, कौन सा अधिनियम आया था, ये इसका वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर्स में हमने इसमें ट्रिक द्वारा भी याद करवाए हैं, और इसको टॉपिक भी थ्योरी वाइज याद करवाए। इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप किस प्रकार। ये मातृत्व लाभ अधिनियम और एमटीपी एक्ट 1971 की पीडीएफ है V93 नाम से। इसका V93 का मतलब है कि 93 पीडीएफ हमने पहुंचा चुके हैं, मतलब 93 पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगी। अब आप बोलेंगे कहाँ मिलेंगी, तो इसमें वीडियो भी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएंगी। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और नीचे ये फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, तो आप देख सकते हैं ये पूरी फाइलें डली हुई हैं। हर टॉपिक की फाइल यहाँ पे डली हुई है। B1 से लेके V93 तक की पीडीएफ यहाँ पे डली हुई है। ये संप्रेषण जो कि कम्युनिकेशन है, संचार विकास पंचवर्षीय योजना, और सारे टॉपिक की ट्रिक भी डली हुई है। आप ट्रिक द्वारा भी इनको याद कर सकते हो। सारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट का टॉपिक डला हुआ है, पंचवर्षीय योजना टॉपिक डला हुआ, पूरा बाल विकास का पूरा 4 सेक्शन 4 जो है सिलेबस का पूरा डला हुआ है। और हमने सेक्शन 4 के लिए जो डिवाइडेशन कर दिया है, केवल 1040 MCQ आपको पढ़ना है। स्कूल पूर्व देखभाल के जो आपको यहाँ पर इसी पीडीएफ में मिलेंगे 1040 MCQ, 500 उसमें आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के MCQ मिलेंगे। इन MCQ की अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो थ्योरी भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। जो बी सीरीज़ के नाम से है, पूरी थ्योरी ही पीडीएफ डली हुई है। बाकी प्रैक्टिस सेट MCQ के नाम से उनके MCQ डले हुए हैं। पहले थ्योरी पढ़िए, फिर उनके MCQ लगाइए। अगर थ्योरी नहीं पढ़ना, MCQ पसंद है, तो आप MCQ ही लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारे फैक्ट मिलते हैं। ये एडवांस टीकाकरण का टॉपिक है। यहाँ पे मैंने टीका के जितने भी प्रकार होते हैं, निष्क्रिय टीका क्या होता है, सक्रिय वैक्सीन क्या होती है, निष्क्रिय क्या होती है, इसके अलावा इनको कहाँ पे, कैसे वैक्सीन में कहाँ पे रखा जाता है, कितना टेम्परेचर होता है, किस वैक्सीन की खोज कब हुई थी, ये सारा ट्रिक द्वारा करवाए। किस रोग के खोजकर्ता कौन है, ये सारा मैंने यहाँ पे ट्रिक द्वारा करा। अगर आप ये सारा पढ़ लोगे ना, तो आपको सुपरवाइजर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये खसरा के 100 MCQ डले हुए हैं। ये उल्टी वोमिटिंग के 150 MCQ डले हुए हैं। ये पंचवर्षीय योजना की ट्रिक डली हुई है। इस प्रकार से ये सारा जो पूरा जो है आपको मिलने वाला है। हम जीतेंगे बैच में 329 फाइलें इसमें डली हुई हैं। इसके अलावा ये हम जीतेंगे बैच के साथ आपको मैं बता रही हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपकी बहुत शानदार तैयारी होगी। यहाँ पे आप प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हैं। आप देखिए, ये इस प्रकार से हम ये प्रैक्टिस कराते हैं। ये देखिए, बच्चों ने ये क्वेश्चन लगाया है, वर्णांध रंग वर्णांध जो व्यक्ति होता है किस रंग में भेद नहीं कर पाता। इस प्रकार से प्रैक्टिस भी व्हाट्सएप पर भी कराए जाते हैं।
ये 142 लोगों ने आंसर दिया है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है, विघटन होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये टॉपर है हमारे यहाँ के, जो आज टेस्ट हुआ था उसमें जो टॉप किया है ये आयु पटेल हैं, जिन्होंने 105 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था, जिसमें से इन्होंने ये 104 नंबर लिए हैं। ये टॉप 20 हैं। 331 पीपल ने ये क्विज किया था। तो इस प्रकार से टेस्ट भी होते हैं, उनकी रैंक भी लगती है, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्रैक्टिस हो रही है। इस प्रकार से क्वेश्चन स्टार्ट कराए जाते हैं। तो आप में से जो भी इस तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियो ट्रिक वीडियो ये सारा चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप सारे लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। केवल 799 है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए, नहीं है तैयारी बिल्कुल शून्य पे है तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए ले लीजिए, क्योंकि हम जब भी कोई टॉपिक कराते हैं तो उसको शून्य से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन भी शून्य से ही आ गया है कि दहेज लेने या देने का जो करार किया गया है तो ऐसा करार कैसा होगा। शून्य होगा, शून्य गणनीय होगा, वैध होगा। तो दहेज लेने या देने का करार जो होगा वो पूरी तरह से शून्य होगा। करार का मतलब होता है कोई भी समझौता हुआ हो, है ना। कोई भी समझौता हुआ हो कि हम तुम्हारी लड़की को तब रखेंगे जब तुम हमें 1 लाख रुपए दोगे, या तुम हमें 15 लाख रुपए दोगे तब हम तुम्हारी लड़की को रखेंगे, हम तुम्हारी लड़की की अपने घर ससुराल में तब लेके जाएंगे, या हम बहू को लड़की को कब तब देंगे जब तुम्हारा लड़का हमें इतना दे देगा। कोई भी कर सकता है, लड़की पक्ष भी लड़का पक्ष भी, है ना। तो ये जो करार होगा ना, ये इस अधिनियम के तहत कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसा कोई भी करार को मान्य नहीं होगा, चाहे वो स्टाम्प पेपर पर ही क्यों ना लिखा हो। सलाहकारी बोर्ड में अधिकतम कितने समाज कल्याणी सदस्य होंगे। तो दहेज निषेध अधिनियम के तहत एक समाज कल्याणकारी बोर्ड, एक मतलब एक सलाहकारी संस्था बनेगी। एक क्या बनेगी, एक सलाहकारी संस्था बनेगी। और इस सलाहकारी संस्था में कितने लोग होंगे, इस सलाहकारी संस्था में 5 ऐसे लोग होंगे जो समाज कल्याण से संबंधित होंगे। इन 5 में से 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। इन 5 में से क्या होना है, 2 महिलाओं का इन 5 में से होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है दहेज प्रतिशत अधिनियम कहाँ पर लागू है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन जो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को कब आरंभ किया गया था। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, ये आपको मुझे बताना है। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ कब हुआ, ये सारे लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, सारे लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि मलेरिया नियंत्रण, क्वेश्चन समझ लेना, मलेरिया उन्मूलन नहीं बोल रहे हैं, मलेरिया नियंत्रण बोल रहे हैं। दहेज प्रतिशत अधिनियम धारा 1 के अंतर्गत कहाँ पर लागू है। तो ये सभी जगह पे लागू है, पूरे भारत पे ही लागू है। पूरे भारत में ये अधिनियम लागू है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर में कब से लागू हो गया, 2019 से, 9 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। अब वो पूरे भारत में लागू है। अगला क्वेश्चन है दहेज कैसे दिया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई किसी भी तरीके से नहीं दिया जा सकता दहेज, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, दोनों ही तरीके से नहीं दिया जा सकता। यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज किसको दिया जाएगा। माता पिता को दिया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा, पति को दिया जाएगा या सरकार को दिया जाएगा। उसके बच्चों को दिया जाएगा, मतलब उसके वारिस को दिया जाएगा। ये बोला है दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत धारा 6 में ये बात की गई है, या सेक्शन 6 में आप बोल सकते हैं। सेक्शन 6 या धारा 6 में बात की गई है कि अगर कोई दहेज किसी महिला के अलावा किसी और को मिलता है तो उसे उस महिला को देना पड़ेगा। यदि वो महिला मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो उत्तराधिकारी उसके बच्चे होंगे उनको ये दहेज का इस्तेमाल करना होगा। यदि बच्चे नहीं है तो लड़की के जो माता पिता हैं वो इसका यूज़ करेंगे, लड़के का या लड़के का परिवार इसका यूज़ नहीं करेगा। अगर दहेज जब मिला था जब लड़की नाबालिग थी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दहेज तब मिला हो जब लड़की कैसी हो, नाबालिग हो। तो जब वो बालिग हो जाएगी ना, तो उसको जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसको 3 महीने के अंदर उस दहेज को उसको लौटाना पड़ेगा। ये 3 महीने के अंदर अंदर वाला सिस्टम यहाँ पे दहेज शादी के दौरान मिला हो, शादी के पहले मिला हो, तो 3 महीने के अंदर अंदर इसको वापस करने की इसमें बात की जाती है। अगर जो दहेज
मतलब अगर महिला को नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि महिला भी मर गई, उसके बच्चे भी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, तो वो ट्रस्ट के पास या सरकार के पास चला जाता है। सेक्शन 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इस अधिनियम के अपराध संज्ञेय हैं, जमानतीय हैं, अजमानतीय हैं या असमनीय हैं? इस असत्य पूछ रहे हैं तो असत्य है, जमानती है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होंगे वो जमानतीय नहीं होंगे, जमानतीय नहीं होंगे, अजमानतीय होंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किन पर लागू नहीं होगा? सिखों पर लागू होगा, हिंदुओं पर लागू होगा, बुद्धों पर लागू होगा, मुस्लिम में नहीं लागू होगा, क्योंकि उनके यहाँ मेहर प्रथा होती है। जो उनका जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम का जो जो अधिनियम बनाया गया है, उसके अंतर्गत इनके इनके नियम उन पर लागू होंगे। यहाँ दहेज प्रतिषेध अधिनियम मुस्लिमों पर लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विज्ञापन पर पाबंद लगाया है कि फिर भी दहेज के लिए दिया जाता है, तो उसके लिए मतलब विज्ञापन पर पाबंद लगाया है कि मतलब ऐसा विज्ञापन नहीं बनाया जाएगा दहेज के लिए, फिर भी बनाया जाता है, तो उसके लिए कितना दंड होता है? विज्ञापन के लिए 6 माह से 5 वर्ष तक का दंड होता है विज्ञापन पर पाबंदी के लिए। सलाहकारी बोर्ड में कितनी महिलाएं होंगी जो समाज कल्याण के क्षेत्र में होंगी? देखो टोटल जो सदस्य होते हैं सलाहकारी बोर्ड में, जो दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत बनता है, उसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 महिलाओं का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, दहेज शब्द को कब किस धारा में परिभाषित किया है? देखो दहेज शब्द को धारा 3 में परिभाषित किया है। अगर पूछें अध्याय किस में परिभाषित किया है? अध्याय 2 में परिभाषित किया है। और धारा किस में परिभाषित किया है? सॉरी, धारा दहेज शब्द को धारा 2 में परिभाषित किया है। किसमें? धारा 2 में दहेज शब्द को परिभाषित किया है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दहेज की परिभाषा ऐसी संपत्ति या ऐसी प्रतिभूति होती है जो विवाह के पूर्व दी हो, विवाह के पहले दी हो, विवाह के बाद दी हो, सारी 3 स्थितियों में आ जाती हैं। तो दहेज को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया है? दहेज को धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित किया है। जबकि धारा 3 में क्या है? धारा 3 में है कि जो दहेज लेगा या देगा उसको सजा की बात दहेज धारा 3 में की गई है। दहेज लेने देने की बात धारा 3 में की गई है। और धारा 4 में दहेज मांगने की बात की गई है। धारा 4 में क्या बात की गई है? दहेज मांगने की बात धारा 4 में की गई है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उसे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? कम से कम 15,000 रुपये। 15,000 रुपये से दहेज के मूल्य तक, जो दहेज का मूल्य वही जुर्माना होगा। अधिकतम 15,000 से दहेज के मूल्य तक, तो इसका आंसर होगा 15,000 रुपये से दहेज के मूल्य तक जो भी होगा वो जुर्माना उसको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है तो दहेज को कब तक लौटाना होगा? मैंने आपसे बोला था 3 महीने, याद रखना। तो यदि विवाह के पूर्व लिया हो, यदि विवाह के पूर्व दहेज ले लिया हो तो दहेज कब लौटाना होगा? तो दहेज विवाह के 3 माह के भीतर उसको लौटाना होगा। कितने दिन में लौटाना होगा? विवाह के 3 महीने के भीतर उस दहेज को लौटाना होगा। अगर दहेज के विवाह के समय या बाद में मिला हो तो उसे उसकी मिलने की तारीख से 3 महीने, जो दहेज मिला होगा, यहाँ पर मिला ऑप्शन नहीं है, अगर जिस तारीख को दहेज मिला होगा उस तारीख के 3 महीने के अंदर लौटाना होगा। जब जिस दिन दहेज मिला होगा उसके 3 महीने के अंदर लौटाना होगा। यदि दहेज विवाह के समय, बाद में या पहले लिया हो तो उसको लौटाना होगा। तो ये देखो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि दहेज विवाह के दौरान अगर दहेज लिया हो तो दहेज को कब लौटाना होगा? तो विवाह के 3 महीने के अंदर उसको लौटाना होगा। अगर दहेज विवाह के बाद लिया जाता है तो जिस दिन दहेज मिला होगा उसके 3 महीने के बाद लौटाना होगा। विवाह के पूर्व लिया जाता है, यदि दहेज क्या होता है विवाह के पहले ही लिया जाता है तो उसे विवाह के 3 माह के भीतर उसको लौटाना होगा। विवाह के पूर्व अगर दहेज लिया हो तो कब लौटाना होगा? विवाह के 3 महीने के भीतर लौटाना होगा। यदि विवाह के दौरान लिया गया हो तो विवाह की तारीख, जिस तारीख को लिया गया होगा उसके 3 महीने के लौटाना होगा, दौरान अगर लिया होगा। और अगर बाद लिया होगा तो बाद में भी जिस तारीख से लिया होगा, जिस तारीख को दहेज लिया होगा उस तारीख के 3 महीने बाद लौटाना होगा। तीनों ही फैक्ट याद रखना। पहले लिया होगा तो विवाह के 3 महीने के भीतर लौटाना होगा। बाद में लिया होगा, अगर दहेज बाद में लिया होगा तो उसको जिस दिन लिया होगा उसके 3 महीने के अंदर लौटाना होगा। और अगर दौरान लिया होगा विवाह के तो उस विवाह के बाद के जो 3 महीने उसके अंदर अंदर लौटाना होगा। 3 महीने मेन आपको याद रखना है।
दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के में संशोधन हुआ था अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस श्रेणी में आते हैं? ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई दहेज लेगा या दहेज देगा तो ये सारी चीज़ क्या हो कहलाएंगी? ये सारी चीज़ अपराध की श्रेणी में आएंगी। किस में आएंगी? अपराध की श्रेणी में आएंगी। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? नियम राज्य सरकार भी बना सकता है और नियम केंद्र सरकार भी बना सकती है। कौन बना सकता है? नियम राज्य सरकार भी बना सकती है और नियम कौन बना सकता है? केंद्र सरकार भी बना सकता है। धारा 9 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और धारा 10 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। धारा 9 में नियम कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है। और धारा 10 में नियम कौन बना सकता है? धारा 10 में नियम राज्य सरकार बना सकती है। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है धारा 9 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो अभी मैंने बताया धारा 9 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास है और धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार के पास। इन्हें नियम बनाकर संसद के दोनों सदनों में रखना पड़ेगा। जो भी नियम ये बनाएंगे उसको संसद के दोनों सदनों में रखना पड़ेगा और उसको पेश करना पड़ेगा। ये इसमें बताया गया है। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति 8 खा के अंतर्गत होती है। धारा 8 खा के अंतर्गत। धारा 8 खा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करती है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार जो होती है वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करती है। किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है? तो राज्य सरकार धारा 8 खा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करती है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में? अभी मैंने बताया धारा 8 का में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस में है? धारा 8 खा में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति है। 8 का में क्या है? कुछ मामलों में सबूत का भार, मतलब कुछ मामलों में अगर ऐसा लगता है जिनको खिलाफ मतलब शिकायत हुई है, उनको लगता है कि उन्होंने अपराध नहीं किया है तो वो अपना सबूत पेश कर सकते हैं कि मैंने अपराध नहीं किया है। 4 का क्या बोलती है? 4 का ये बोलती है कि कोई भी विज्ञापन द्वारा दहेज ले दे नहीं सकता है। विज्ञापन द्वारा दहेज की बात धारा 4 के का बोलती है। धारा 7 क्या बोलती है? अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो संज्ञान ले सकता है। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी क्या है? किस में हो जाएगा? 8 खा में या सेक्शन 8 खा में हो जाएगा। अगला है धारा 8 के तहत जो अपराध होंगे वो किस श्रेणी के होंगे? संज्ञेय होंगे, असंज्ञेय होंगे या दोनों होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं होंगे। संज्ञेय का मतलब क्या होता है? संज्ञेय का मतलब होता है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी। बिना वारंट की गिरफ्तारी तो यही होंगे। किस प्रकार के होंगे? धारा 8 के अंतर्गत जो अपराध होंगे वो कैसे होंगे? धारा 8 के अंतर्गत संज्ञेय होंगे और अजमानतीय होंगे। संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे और असमनीय होंगे, मतलब समझौता नहीं हो सकता। संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे और असमनीय होंगे। किसके अंतर्गत? धारा 8 में। मतलब धारा 8 में अपराध का प्रकार बताया है कि अपराध के प्रकार में किस प्रकार की सजा होगी। अगला क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध कैसे होंगे? समनीय होंगे, असमनीय होंगे और संज्ञेय भी होंगे। असमनीय भी होंगे और संज्ञेय भी होंगे। ठीक है। किसके अंतर्गत होंगे? धारा 8 के अंतर्गत होंगे। किसके अंतर्गत? धारा 8 के अंतर्गत। धारा 8 का क्या बोलती है? सबूत के बारे में बोलती है। और धारा 8 का क्या बोलती है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की बात करती है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। बहुत दहेज निषेध अधिनियम ही बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही और अधिनियम आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।